न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि देखिए, दूसरी लहर में केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन खतरा तीसरी लहर का हमारे सामने है और खतरे से बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। शुरुआत करेंगे इस वक्त की 3 बड़ी खबरों से। बिहार के कटिहार में बदमाशों ने मेयर की सरेआम हत्या कर दी। वहीं झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हादसे में हुई मौत के मामले में परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। तो वहीं यूपी के कौशाम्बी में एक जज ने अपने ऊपर जानलेवा हमले का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सबसे पहले बिहार के कटिहार आपको ले चलते, जहां मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। न्यूज़ 18 की चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि बीती रात मेयर शिवराज पासवान पर हमलावरों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 3 गोलियां उनके सीने में लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में मेयर शिवराज के भाई ने 11 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। कटिहार में 29 तारीख यानी कि कल रात्रि में 9:15 बजे के करीब पूर्व महापौर श्री पासवान जी की हत्या हुई, जिसमें उनके भाई के बयान पर 11 अभियुक्तों, नामजद अभियुक्त और अन्य अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है और उसका अनुसंधान इमीडिएटली प्रारंभ किया गया, छापामारी प्रारंभ की गई, जिसके क्रम में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी जारी है और अनुसंधान भी जारी है और विशेष टीम का गठन भी किया गया है। तो कटिहार में हुई हत्या पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर मुद्दा उठाया। उसकी जांच हो रही है। इतना बड़ा स्टेट है, इतने बड़े स्टेट में कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम उठेगा। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा स्टेट है और फिर हत्या हुई है, उसके पीछे क्या कारण है? हमारी पार्टी कानून व्यवस्था जो भी है वो सबसे किसी से छुपा नहीं है। कानून व्यवस्था का तो हमने आंकड़ा जो है विधानसभा के पटल पर रखा है। बिहार में लोग जो है जैसे बकरे होते हैं वैसे काटे जा रहे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं हत्या, कहीं ना कहीं बलात्कार होता ही रहे। इसमें लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन ये अद्भुत घटना है कि मेयर की हत्या हो जाती है। इसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं और जांच का मांग करते हैं और दोषियों को सजा का गुहार करते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ऐसे मेयर की हत्या होती है, जिसको लेकर अब सवाल ये कि आखिरकार क्या ये जो बदमाश हैं इन्हें किसी का डर नहीं रह गया, कानून का डर नहीं रह गया है। बीती रात मेयर शिवराज पासवान पर हमलावरों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। 3 गोलियां उनके सीने में लगी, बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। इस मामले में उनके भाई ने 11 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कराया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी 11 लोगों के खिलाफ देखिए चंद्रमोहन, ये शिकायत दर्ज कराई गई थी, 4 लोगों की ही अभी तक गिरफ्तारी हो पाई। बिल्कुल, देखिए, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और पुलिस का यह दावा है कि जल्दी बाकी जो लोग हैं वो लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जिस तरह से इस मेयर अपने घर की ओर लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें रोककर और ताबड़तोड़ फायरिंग की, इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं कटिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि शाम के वक्त में पुलिस इलाके में गश्ती करती है और जब शहर की बात हो तो वहाँ चौक चौराहे पर पुलिस तैनात रहती है। ऐसे में वो कौन अपराधी थे जो इस तरह से खुलेआम शहर में घूम रहे थे और उसके बाद जब मेयर अपने घर की ओर लौट रहे थे, इसी दौरान उनके ऊपर फायरिंग किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। तो अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस यह दावा कर रही है कि जल्द बाकी लोगों को भी पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेयर, यह माना जा रहा है कि उनका कद शहर में धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर बढ़ रहा था। ऐसे में उनके राजनीतिक दुश्मन भी काफी हो गए थे और यही वजह है कि शायद जब वो कल अपने घर की ओर वापस जा रहे थे, इसी दौरान उनके ऊपर फायरिंग किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। रहिए आप जरा सा, देखिए कटिहार में मेयर की हत्या पर एलजेपी नेता पशुपति पारस का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए।
उसकी जांच हो रही है। अब इतना बड़ा स्टेट है, इतने बड़े स्टेट में कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम उठेगा। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा स्टेट है और फिर हत्या हुई है, उसके पीछे क्या कारण है। हमारी पार्टी की टीम भी, हम लोगों ने भी कल हम लोग भेजेंगे वहाँ कटिहार में, और क्या रिपोर्ट आता है फिर इस कदम सरकार से बात करेंगे। इस मामले में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने मेयर की हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। देखिए, बिहार देश के सभी राज्यों की तुलना में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन इतना बड़ा राज्य है, जो भी घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये निश्चिंत रहिए, कोई अपराधी बचकर नहीं जाएगा। ये राजद का जमाना नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं होता था, अपराधी भाग जाते थे। कोई अपराधी बचेगा नहीं और कोई सजा से वंचित नहीं रहेगा। सबको सजा मिलेगी ऐसे लोगों को। चंद्रमोहन, ये जो 11 लोग हैं, कौन है ये लोग जिन पर परिवार वाले भी हत्या का शक जता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये सब कटिहार जिले के ही रहने वाले हैं और उसमें 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक पैठ है। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो ये इनकी हत्या हुई है शिवराज पासवान की, जो मेयर थे कटिहार के, उनकी यह हो सकता है कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से उनकी हत्या हुई हो। हालांकि 4 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और उन्हीं के आधार पर बाकी जो लोग हैं, जिनमें 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। और तब पुलिस शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात जाहिर करेगी कि वो कौन लोग हैं और किसकी वजह से ये हत्या हुई है। लेकिन जिस तरह से मेयर की हत्या हुई है, कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस जो यह दावा करती है कि शहर में कोई अपराधी खुलेआम नहीं घूम सकता है, लेकिन जब मेयर अपने घर की ओर वापस जा रहे थे, इसी दौरान उनके ऊपर फायरिंग किया गया जिसमें उनकी मौत हो गई। परिवार के लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि इनका राजनीतिक कद धीरे धीरे कटिहार में ऊपर हो रहा था और यही वजह है कि उनकी यह हत्या की गई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन परिवार वालों का जो आरोप है उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। रहिए आप जरा साथ। वहीं देखिए, यूपी के कौशाम्बी में एक तेज रफ्तार कार ने एक जज की कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में जज अहमद खान और उनका सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। जज अहमद खान ने पुलिस से शिकायत भी की है कि कोई उन्हें मारने की साजिश रच रहा है और पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच कर रही है। वापस लौट रहे थे, पोखरण थाना पड़ता है, वहाँ पर बीच रास्ते में एक इनोवा गाड़ी पीछे से हमारी गाड़ी से टकराई। उसने एक बार, हमारी गाड़ी धीमी चल रही थी, वहाँ पर उसने एक बार जैसा बैठे उधर साइड में टकराई, फिर दूसरी बार फिर दोबारा से टकराई ड्राइवर साइड में। फिर हमने गाड़ी देखी, हमारी गाड़ी पूरी तरह से हिल गई थी। हमने गाड़ी को रोका, एक साथ में वहाँ गाड़ी से उतर के भागा। ड्राइवर को पकड़ा मैंने, ड्राइवर को पकड़ के मैंने पोखरा थाने के इंस्पेक्टर साहब उनको फ़ोन कर दिया, उन्होंने पुलिस तुरंत भेज दी। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है? जो लोग गाड़ी चला रहे थे, जिनकी गाड़ी से टक्कर हुई, उन्हें पुलिस ने इस वक्त पकड़ा हुआ है, वो क्या कह रहे हैं? कोई साजिश थी हत्या की या फिर ये एक हादसा था? देखिए, बिल्कुल जिन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है, उनका सीधे तौर पर कहना था कि ये मात्र दुर्घटना थी और जानबूझकर नहीं हुआ है। ये जो आमने सामने गाड़ी आ गई और जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर, इस एक्सीडेंट हुआ। हालांकि अपर जिला जज जो फतेहपुर थे, उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी और उन्होंने ये बात कहा था कि वो जब बरेली में थे तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, तो ये उस साजिश का हिस्सा हो सकता है। लेकिन पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया, क्योंकि खुद डीजे ने जाके तहरीर दी। उनका ड्राइवर और वो खुद घायल थे, उनका गनर घायल था, लिहाजा पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और विवेचना कर रही है। लेकिन अभी तक जो जांच हुई है उसमें ये बात सामने आ रही है कि ये किसी साजिश का हिस्सा शायद नहीं है। लेकिन पुलिस ने अभी इस पर कुछ अपनी तरफ से कोई बयान या आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन जिनकी गाड़ी है इनोवा, उनका यही सीधे तौर पर कहना है कि ये दुर्घटना थी, ना कि कोई साजिश थी। तो अब ये देखना, चूंकि जुडिशरी से जुड़ा मामला है, लिहाजा पुलिस भी इसमें फूंक फूंक कर कदम रख रही है और दोनों एंगल की जांच करेगी कि क्या साजिश है या फिर मात्र ये दुर्घटना है। अर्पिता। ठीक, अजीत आप रहिए जरा साथ। जज अहमद खान के आरोपों पर कौशाम्बी के एसपी का क्या कहना है, जरा वो सुनवा देते हैं। गाड़ी को ओवरटेक करने में एक इनोवा गाड़ी है,
जिनके ड्राइवर हैं मोहम्मद उमर, वो यहीं शहजादपुर के लोकल रहने वाले हैं। इनके गाड़ी में टक्कर हो गया, जिससे उनकी कुछ गाड़ी डैमेज, पिछला पोर्शन कुछ डैमेज हो गया था और राइट साइड का, गेट साइड का। तो पहले जज साहब ने उससे कुछ बनवाने की बात कही, कुछ पैसे लेन देन की। और बढ़ रहे आगे, धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हादसे में मौत के मामले पर एक बड़ी खबर आ रही है। जल्दी से उसका रुख। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की यह खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की निचली जो अदालतें हैं वहां पर जजों की सुरक्षा को लेकर संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा कि वो अदालत के बाहर और अदालत के अंदर जजों की सुरक्षा को लेकर सुनवाई करेंगे। इससे पहले आज ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में पूरी रिपोर्ट तलब की। वहीं झारखंड के धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत पर गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद उनकी हत्या किए जाने के आरोप लग रहे हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए परिवार समेत झारखंड सरकार ने भी मामले की जांच CBI से कराने की मांग की। जज की मौत पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कोई सड़क हादसा है या फिर कोई सोची समझी साजिश है। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए मामले की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनको 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। सवाल इस CCTV फुटेज की वजह से उठ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जज उत्तम आनंद सुबह की सैर पर निकले हैं। सड़क पूरी तरह से खाली है। एकदम बाईं तरफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद जॉगिंग करते दिखे। तभी पीछे से आ रहे एक ऑटो ने अचानक कट मारा और जॉगिंग कर रहे जज को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद फिर ऑटो दाईं तरफ मुड़ते हुए तेजी से फरार हो गया। हम लोगों ने जो दोनों ऑटो चालक और उसके साथ जो सहयोगी था उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है। और जो ऑटो प्रयुक्त था उस घटना में, ऑटो के भी हम लोगों ने जो ऑटो चालक जो 2 लोग पकड़े गए हैं उन लोगों ने कुछ बताया पुलिस को? अभी हम लोग डिफरेंट बिंदुओं पर अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है। कोई भी ऐसा ठोस चीज आएगा अनुसंधान के क्रम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वहीं धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में परिवार वालों ने पूरी घटना की CBI जांच की मांग की। परिवार ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। वहीं धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत के विरोध में आज झारखंड स्टेट बार काउंसिल से जुड़े वकीलों ने काम के बहिष्कार का ऐलान किया। जज उत्तम आनंद के संदिग्ध मौत के मामले में अभी जांच जारी है, लेकिन पुलिस अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिता और उनके भाई। ये बताइए कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि पीछे से एक ऑटो आता है, टक्कर मारता है, गिरते हैं और मौत हो जाती है और फिर ऑटो वाला वहाँ से लापता हो जाता है? ये तो जो है सो मॉर्निंग वॉक में थे और मॉर्निंग वॉक में जो है सो इनके पास बहुत से केसेस इस तरह का जो है सो हैं जिसमें ट्रायल करते हैं, जिसमें फांसी की सज़ा होती है, जिसमें लाइफ टर्म होता है। इस तरह का केसेस जो है सो बहुत से उनके में था। और जैसा कि हम सुनते हैं कि कुछ पहले जो है सो लाइफ टर्म भी किया था, क्रिमिनल्स को बेल देने से इनकार रिजेक्ट किया था। ये सब बातें को लेके जो है सो उनकी हत्या जो है सो एक प्लान के अंदर कर दी गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी ये बोले कौन लोग हैं जो इस तरह के प्लान किए होंगे? बाकी मैं विशेष नॉलेज तो धनबाद के में नहीं रखता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो है सो क्रिमिनल्स लोग जो है सो हैं जिन्होंने जो है सो इस अंजाम को दिया है, जो है यही मेरा कहना है। आप भी एक सीनियर वकील हैं यहाँ के, क्या किसी तरह का डर बना रहता है अगर किसी मामले में सुनवाई में इस तरह का हो जाए जिसमें अपराधी को बेल नहीं मिले, उसका बेल रिजेक्ट हो जाए, उसको फांसी की सज़ा मिल जाए, तो क्या इस तरह का डर बना रहता है? डर बना हुआ रहता है। और इस तरह का केसेस जब मैं जो है सो मेरा 51 साल का वकील है, इस तरह का जब मैं महसूस करता हूँ तो मैं उसको केसेस को लेता नहीं। उस तरह का केसेस मैं लेता हूँ जिसको मैं नॉर्मल समझता हूँ, अच्छी तरीके से जो चला, जिसको डिफेंड हम कर सकते हैं बढ़िया से और हम पर कोई खतरा नहीं हो, उस तरह का केसेस मैं आज तक ज़िंदगी में किया है। तो शायद यही वजह है कि जब उन्होंने बेल रिजेक्ट किया या फिर फांसी की सज़ा दी तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। फांसी की सज़ा तो नहीं दी, लेकिन सुने हैं कि लाइफ टर्म किए थे, जो कि मैंने पेपर में पढ़ा था, प्रभात खबर में जैसे।
और उसका रेफरेंस हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको जो है सो एक कहे हुए थे और हमारे यहाँ बार के और भी बहुत से वकील थे, उन्होंने कहा सर देखिए जो है सो उत्तम जी जो है सो ये कन्विक्शन किए हुए हैं, बस यही हम जानते हैं उस संबंध में। और बेल रिजेक्ट करने की बात जो है सो क्रिमिनल्स का बेल रिजेक्ट करने की जो बात है वो हम सुनी ही बात करते हैं, इसका हमको कोई नॉलेज नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री हम जो है सो इस बात को सपोर्ट कर सकते हैं। आप पिता हैं, वो जज थे, वहाँ कई ऐसे केस हैं जिसकी सुनवाई कर रहे थे वो, तो आपसे बातें होती होंगी, कुछ बताए थे कि उनको डर है या किसी तरह के उनके पीछे साजिश चल रही है? इस संबंध में उनका भी जो है सो जब से जज हुए थे या जब से जो है सो मजिस्ट्रेट थे उससे बाद जज हुए थे, मैं उनके प्रोसीडिंग के बारे में मैं कभी पूछता भी नहीं था और वो बोलते भी नहीं थे, यही बात जो है सो। पुलिस जो जांच कर रही है, क्या उससे आप आश्वस्त हैं कि जांच सही दिशा में चल रही है? जांच जो है सो यहाँ मुख्य न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में जो है सो एक केस चल रहा है, इसलिए मैं इस बारे में जो है सो पुलिस को भी किसी तरह की हम किसी बात नहीं कर सकते हैं और दूसरी बात भी नहीं, क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो है सो भी उसमें जो है सो किया हुआ है, इसलिए मैं इस पर कोई फर्दर कोई कमेंट नहीं कर सकता। क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे मामले की? सीबीआई जांच को वो जो है सो चीफ जस्टिस जो है सो अपने खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वही जो है सो जो भी करेंगे मैं उस पर पूरा विश्वास रखता हूँ, उन पर पूरा विश्वास मेरा। उत्तम आनंद के छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए आखिर क्या वजह हो सकता है इस मौत के पीछे? देखिए, जिस जगह पर अपराध पनपती रहती है वहाँ कुछ भी हो सकती है, हमारा यही कहना है। और मोटा मोटी हम मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ी बहुत सरकार तो इस पर चूक रही है, सरकार इस पर जो है कभी देख रेख नहीं की है। मैं इस झारखंड सरकार को बोलूँगा कि अपराध पर जो है कभी ध्यान इनका जो है सही ढंग से केंद्रित नहीं हुआ है। इसके पीछे मैं एक वजह बताऊंगा। आज मेरे फादर का 51 साल का प्रैक्टिस हो गया है, ठीक है। हजारीबाग जिला अंतर्गत एक प्रखंड है बड़का गांव क्षेत्र, वहाँ बहुत बड़े आज से बहुत पहले कांड हुआ था बेलतू नरसंहार, ठीक है। उस समय जो है उस नरसंहार में बहुत सारे अपराधी पकड़ाए थे, उनमें से कुछ अपराधियों को जो है एक जज साहब थे वो सज़ा किए थे, उनको धमकी भी दिया गया था। हालांकि बाद में रिटायर कर गए, फिर वो तो मामला शांत हो गया। लेकिन ये चीज़ हाईकोर्ट भी चूक कर गई कि इस तरह का जो होती है घटना होती है कि न्यायपालिका के जज को धमकी दी जाती है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या लगता है ये आपके जो बड़े भाई हैं इनको प्लान की तरह साजिश के तहत इनको मारा गया है? हाँ, साजिश के तहत मारा गया। हम इसका वृत्तांत एक बताते हैं। मेरे फादर से तो खैर बहुत ज़्यादा भैया की बात नहीं होती थी इस मैंने लेकर के, लेकिन हमसे जैसे बात होती थी तो कभी बताता था कि हम कुछ केस में, आज हम ये 3-4 दिन पहले की बात हम बता रहे हैं, तो भैया बोला कि आज हम एक केस में एक आजीवन कारावास की सज़ा दिए हैं। तो आजीवन कारावास का मतलब ये होता है, वो बता रहे थे कि सरकार जो है एक केस कहती है कि क्या कि 14 साल के लिए, एक होती है एकदम आजीवन, तो आजीवन जिसमें लिखा जाता है आजीवन में कि ताउम्र जब तक जीवन है, जीवित है तब तक। तो ताउम्र का हमने एक सज़ा किया है, लेकिन किस केस में ये जानकारी हमको मेरे बड़े भाई ने नहीं दिया था। और आए दिन अपना जो है रेगुलर बेसिस पर, तो भाई हम भी वकील हैं, सभी जज के हर एक ज़िला में झारखंड में सब जज के पास बेल की लिस्ट लगती है, सारे फाइल होते हैं, सारे एक्यूज हैं या नहीं हैं, उनके बेल पिटीशन फाइल होती हैं। कौन रिजेक्ट होना नहीं होना ये तो न्यायिक पदाधिकारी पर है, वो क्या देख रहे हैं क्या है उसके अनुसार है। हाईकोर्ट इस पर मॉनिटरिंग देखती है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ था हाईकोर्ट है, ऊपर की अदालत है, हाईकोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट है। अरे कहीं ना कहीं से तो रिलीफ मिलना ही मिलना है। तो जनरल बेसिस में तो रिजेक्ट तो होती ही थी, लेकिन अब रिजेक्ट के बेल रिजेक्ट हुआ उस मकसद से किया गया या आजीवन कारावास से, ये कहना मुश्किल है कि किस केस के लेकर के। लेकिन एक साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या तो की गई है, और
ये चीज़ भी मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से हाईकोर्ट के भी जज साहब सोचेंगे। मेरे भाई की जब डाल्टनगंज पोस्टिंग थी तो एक बहुत बड़े अपराधी को आजीवन कारावास दिए थे, तो हमें जानकारी है, क्योंकि उनको धमकी मिला था। आपके भाई को धमकी पहले मिली थी? हाँ, मिली थी डाल्टनगंज में। ये हमको जानकारी हमको दिया गया था। बड़े भाई ने कहा था कि बाबू हमको धमकी मिला है, तुम बी सेफ रहना, घर से निकलने से पहले हमसे फ़ोन कर बात करना कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमको सारी जानकारी दे करके जाना। उनको बाकायदा डाल्टनगंज में फोर्स दिया गया था जब तक वो पोस्टिंग रहे हुए। वहीं जज की मौत के मामले में आज बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में बीजेपी की युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने हजारीबाग में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाबूलाल मरांडी आज जज उत्तम आनंद के परिवार वालों से मिलने हजारीबाग पहुंचे थे। राज्य का हर व्यक्ति डरा हुआ, सहमा हुआ महसूस कर रहा है कि अगर जो वीआईपी है, देखिए कितने लैचेज हैं, ऑटो मार के जाता है। कहा जा रहा है कि जो उनकी बॉडी थी वो वहाँ पर पड़ी रही 1.5 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे का भी। 10 कदम पर जजेस कॉलोनी है, वहाँ पर पीसीआर का व्यवस्था था, पुलिस वाले लोग। वो रणधीर वर्मा चौक धनबाद का सबसे प्रमुख चौक है, उसके बाद भी इतना बड़ा लैचेज, ये अपने आप में दिखाता है कि झारखंड में कोई भी आदमी व्यक्ति आज के दिन में सुरक्षित नहीं है। वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने जज की मौत को हत्या करार दिया और इस मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने की मांग की। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि कोई दुर्घटना है, यानी तो बिल्कुल साफ दिखता है। और कहीं पुलिस का कोई अता पता भी नहीं है उन क्षेत्रों में, जबकि वो ऐसा इलाका है जहां पर पुलिस को पेट्रोलिंग करना चाहिए। इसमें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पहले से कोई प्री प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया है। और इसलिए आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने भी या सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद जो बातें सामने आई, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की और पूरे मामले को जांच किया। और हम सब लोगों ने भी कहा है कि भाई इसकी तो जांच सीबीआई से होनी चाहिए। जज की मौत पर हजारीबाग बार काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिन्हा ने क्या कहा, सुनिए। ऑटो था, उस ऑटो में कुछ लोग बैठे हुए थे और उन लोगों ने भी कुछ वार किया है, असॉल्ट किया है, जिसके कारण वो गिर गए। गिर जाने के बाद हम समझते हैं 1 से 1.5 घंटा तक कोई आदमी देखने नहीं आया और उसके बाद उसको ले जाया गया हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सुनियोजित ढंग से ये घटना को कारित किया गया है किसी क्रिमिनल लोगों के द्वारा। सीबीआई की जाँच की मांग करता हूँ। पूरे मामले पर धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। पहली तो मुझे बहुत दुख है जज साहब की मौत का, उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं। और हमने उपायुक्त धनबाद, एसपी, एसएसपी धनबाद को निर्देश भी दिया था कि आप तुरंत एसआईटी का गठन करें और गठन करके इस मामले की पूरी सत्यता 7 दिनों के अंदर अंदर इसकी पूरी जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।